सम्मानित जन सभी को प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जारी होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। किस्सा मैं ऐसे शख्स की सुना रहा हूँ जो अपने जीवित अवस्था में ही किंवदंती बन गए थे। कल उसकी पहली कड़ी मैंने जारी की थी। यदुनाथ सिंह, तू जमाना बदल नारा के प्रवर्तक, चुनार के पूर्व विधायक, लगातार 4 बार के विधायक यदुनाथ सिंह के जीवन के संघर्षों की गाथा पर आधारित ये पूरी कड़ी है, पूरी श्रृंखला है। उसकी एक कड़ी मैं सुना चुका हूँ। अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई महत्वपूर्ण घटना से आप वंचित न हो जाएं, उनके द्वारा की गई कोई घटना से आप वंचित न हो जाएं। परिचय उनका मैं बता चुका हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि संघर्ष के प्रतीक का उदय कब हुआ। संघर्ष के प्रतीक एक नेता का उदय 1965-66 के दौरान हुआ। शिक्षा सत्र 1965-66 ही चल रहा था। तभी दिसंबर में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया था। भारत को विजय मिली और उसने पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। अब पाकिस्तान समझौते की गुहार लगाने लगा। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री कोसिजिन के प्रयासों से दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उसमें देश का प्रतिनिधित्व जय जवान जय किसान का नारा देने वाले असाधारण व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया। समझौते के बाद वहीं पर शास्त्री जी की असामयिक मौत भी हो गई। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उस समय भारत सरकार में शिक्षा मंत्री मोहम्मद भाई करीम भाई छागला थे। उन्होंने एक ऐसा आदेश पारित किया जिसके अनुसार कॉलेज स्तर इंटरमीडिएट से शिक्षा में अंग्रेजी को अधिक महत्व देने और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने की बात कही गई थी। इस आदेश के आते ही देश के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, खासकर उत्तर भारत हिंदी पट्टी में विरोध के स्वर उठने लगे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में वाराणसी के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में विरोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। इसका सर्वाधिक विरोध काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ था। यहाँ के छात्रों ने वाराणसी शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में भी इस आंदोलन को विस्तार देने का काम किया। शहर में तो कर ही रहे थे, लेकिन आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का विस्तार किया। मिर्जापुर जनपद के नारायणपुर, चुनार और उसके आसपास के विद्यालयों में भी विरोध की लहर उठने लगी। बीएचयू के करीब यह सब इलाका है। इन क्षेत्रों में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के विस्तार देने का काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे एक 20-21 साल के नौजवान ने किया। पुरुषोत्तमपुर के पास स्थित प्रतापपुर के निवासी मेजर अखिलेश कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष भूगोल विभाग व एसोसिएट प्रोफेसर तथा कंपनी कमांडर एनसीसी, बलदेव पीजी कॉलेज, बड़ा गांव, वाराणसी, ने बताया कि उस समय माधव विद्या मंदिर पुरुषोत्तमपुर में वे 8वीं के छात्र थे। एक दिन विद्यालय के प्राचार्य की ओर से सभी कक्षाओं में एक नोटिस घुमाया गया जिसमें सभी छात्रों को प्रार्थना स्थल पर एकत्रित होने की सूचना थी। थोड़ी ही देर में सभी छात्र एवं अध्यापक प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो गए। सभी छात्रों के बैठ जाने के बाद प्राचार्य ने अंग्रेजी को लेकर भारत सरकार के आदेश को पढ़कर सुनाया। फिर एक बाहरी छात्र से परिचय कराया और उसे बोलने का अवसर दिया गया। यह संबोधन शायद उसके जीवन का पहला ही संबोधन था। जिस शख्स का संघर्ष के प्रतीक का जब उदय हुआ, उस समय की बात हो रही है, उस शख्स का संघर्ष के प्रतीक का यह पहला संबोधन था। लेकिन अपने 20 मिनट के भाषण से ही उसने सभी छात्रों में जोश भर दिया। अपने संबोधन के बाद उसने प्राचार्य और शिक्षकों से बात की। इसके बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया। विद्यालय के सभी छात्र जोश से लबरेज हो गए।
जुलूस के रूप में उस छात्र के पीछे पीछे चल पड़े। साथ में नारे लगाए जा रहे थे, MC छागला मुर्दाबाद, अपना आदेश वापस लो, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारे लगाते हुए यह जुलूस विद्यालय से पुरुषोत्तमपुर बाजार होते हुए माँ शिवशंकरी धाम तक गया। फिर वहां से नारे लगाते हुए पुरुषोत्तमपुर में परसोद वीर बाबा मंदिर के पास सभा के बाद संपन्न हुआ। उस छात्र नेता की निर्भीकता, वक्तृत्व क्षमता एवं भाषण शैली से सभी छात्र बहुत प्रभावित हुए और निश्चय किया कि फिर आवश्यकता हुई तो इस नेता के नेतृत्व में इस तरह के आंदोलन में फिर भाग लेंगे। यह आंदोलन 1967 तक चला। देश में भारी विरोध के कारण केंद्र सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लिए एक नए आदेश की घोषणा हुई कि यूपी बोर्ड की 1968 की परीक्षा में विज्ञान वर्ग के छात्रों को 5 की जगह केवल 4 विषयों में परीक्षा देनी होगी। इनके लिए अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगा, वे चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के अंकों को न तो प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा और न ही उसका परीक्षा फल पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यह छात्र कोई और नहीं था, स्वयं यदुनाथ सिंह जी ही थे। इस प्रकार से पूर्वांचल में एक नेता का उदय हुआ जो आगे चलकर चुनार विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए। अन्याय के खिलाफ संघर्षों की नई वार्तें लिखी। 1970 में 24 सितंबर को वो जेल से उन्होंने एक पत्र लिखा था अपनों को। उन्होंने लिखा था, इसी से हिंदी के प्रति उनकी भावना परिलक्षित हो जाएगी। उन्होंने लिखा, पत्र में एक अंश था कि देश की बोलचाल की एवं राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो। देश की बोलचाल की एवं राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो। इंसानियत के नाम पर कानून बने। हिंदू मुसलमान में छोटी जात एवं बड़ी जात में फर्क न हो। जमीन, रेलगाड़ी, जहाज, तार, डाक, बैंक, फैक्ट्री या ऐसी अन्य आवश्यक सेवाएं प्राइवेट न हो। इसके लिए मैं लड़ता रहूंगा। मेरी मौत या तो जनता मुक्ति रण क्षेत्र में होगी या शासन में जाकर होगी। ऐसे थे यदुनाथ सिंह। उन्होंने अपने घर में ही पिता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। मैंने उनके ऊपर 2 लाइनें पुस्तक में लिखी है। अन्याय कभी किया बर्दाश्त नहीं, सहा कभी नहीं अपमान। अन्याय कभी किया बर्दाश्त नहीं, सहा नहीं कभी अपमान। न्याय संघ की हमेशा यारी, दिया सबको उचित सम्मान। विद्रोही मन, साथियों, विद्रोही मन नहीं देखता कि सामने कौन है। यदि सामने वाला अन्याय कर रहा है तो उसका विरोध करेगा ही, भले ही सामने पिताजी क्यों न हो। यदुनाथ सिंह के साथ ऐसा हुआ है। अपने पिता श्री सहदेव सिंह और बड़े भाई श्री हरनाथ सिंह को मजबूर किया कि वे मजदूरों को पूरी मजदूरी दें। घटना 1970 की है। यदुनाथ सिंह के मौजूदा मकान के पीछे कुआं है। उसकी खुदाई इनके पिताजी एवं बड़े भाई करा रहे थे। इसमें कई मजदूर लगे थे। यदुनाथ सिंह उसमें BHU में पढ़ते थे। छुट्टियों पर जब घर आए तो उनको बताया गया कि कुआं खोदने में लगे मजदूरों को मजदूरी कम दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। दरअसल उस जमाने में परंपरा भी नहीं थी। कुआं खोदवाना पुण्य का काम माना जाता था और लोग इसमें श्रमदान करते थे। यही बात उनसे भी कही जाती थी कि कहा कुआं खोदना तो पुण्य का काम है। यह सुनकर यदुनाथ सिंह तमतमा गए। कहा कि गांव के भोले भाले मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय। उन्होंने अपने पिताजी व बड़े भाई से स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोग मजदूरों को पूरी मजदूरी दीजिए, नहीं तो घर में रखे सारे अनाज को मैं इनके बीच ही बांट दूंगा। उनके इस रुख के चलते मजदूरों को उचित मजदूरी मिल गई। यदुनाथ सिंह ने कहा कि जिस सामंती विचारधारा के खिलाफ वे बाहर लड़ रहे हैं वह तो उनके घर में भी मौजूद है। सभी जगह से सामंती विचारधारा को खत्म करना है। उस समय छुआछूत भी खूब चल रहा था। इनके घर के सदस्यों में यह भावना थी कि इसे खत्म करने के लिए यदुनाथ सिंह गांव की दलित बस्ती में गए और एक घर में रखी मटकी से 1 लोटा पानी लाकर अपने घर की मटकी के पानी में मिला दिया। कहा कि अब इसे पीजिए, स्वाद में कोई अंतर है क्या। सोचिए, जो व्यक्ति घर में कुरीतियों का इस तरह से विरोध कर रहा हो वह किस मिट्टी का बना होगा। यही कारण है
कि वे जीते जी किंवदंती बन गए थे। उन्होंने लिखा, 31 मार्च 1969 को वाराणसी जिला कारागार से अपनी डायरी में लिखा है, मैं ईश्वर से परिस्थितियों व समस्याओं को ही मांगता हूँ, साथ में निवेदन किया करता हूँ कि उससे परिस्थितियों और समस्याओं से मुकाबला करने का मेरे में सामर्थ्य हो। आपको मैं बताऊं, वो कोई जादूगर नहीं थे, लेकिन एक बार बेसन गुड़ के लड्डू को बम बना दिया था। बेसन गुड़ के लड्डू का मतलब आप समझते हैं? लट्ठा हुआ लड्डू, लंबा लंबा बेसन का सेव छान के मोटा मोटा उसको गुड़ में पागा जाता है। ठेला पर भी बिकता है और घरों में बहुत स्वादिष्ट होता है बेसन और गुड़ का लड्डू। छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। हिम्मत है गजब की, पुलिस से हुए नहीं भयभीत, जरूरत पर तिल को बनाकर ताड़, जंग जाते जीत। ये उनके में खासियत थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड था। तुरंत क्या करना है, उनको ऐसे ही आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा क्रांतिकारी नहीं कहा जाता। जरूरत पड़ने पर उन्होंने मां द्वारा दिए गए बेसन गुड़ के लड्डुओं को भी शक्तिशाली बम बना दिया। कैसे, सुनिए। घटना उस समय की है जब वे बीएचयू में केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे। दूसरा साल ही था। यदुनाथ सिंह व चुनार क्षेत्र के अधिकतर छात्र घर आए थे, कोई छुट्टी रही होगी। उस समय सभी छात्र साइकिल से ही बनारस आते जाते थे। किसी किसी के पास तो साइकिल भी नहीं होती थी, वे किसी की साइकिल के आगे तो किसी के पीछे बैठकर आते जाते। चूंकि पहले संचार का माध्यम आज की तरह नहीं था, तो वापसी का दिन भी पहले से ही तय होता था। तय समय पर सभी अपने अपने घर से साइकिल से निकले। सभी की मुलाकात नारायणपुर तिराहे पर हुई। इसमें जमालपुर क्षेत्र के भी छात्र थे। सभी छात्रों को घर से कुछ न कुछ खाने के लिए मिठाई आज बनाकर मिले थे। यदुनाथ सिंह की मां ने, चूंकि गरीब परिवार के थे, तो उनके घर से गुड़ और बेसन का लड्डू मिला था। इसको गमछा में बांधकर कंधे पर ही लटकाकर चल दिए थे। बनारस लंका के बीएचयू गेट पर जब पहुंचे तो छात्र नेता शांति त्रिपाठी भाषण दे रही थी। छात्र संघ चुनाव हो रहा था। निषेधाज्ञा तोड़ने के मामले में सभी छात्र वहां जमा थे। निषेधाज्ञा धारा 144 तोड़ने के मामले में पुलिस उनकी गिरफ्तारी करना चाहती थी। लिहाजा चारों ओर से मजबूत घेरा बना लिया गया था। पुलिस इंतजार कर रही थी कि कब उनका भाषण समाप्त हो और गिरफ्तार करे। पुलिस के मंसूबों को शांति त्रिपाठी भांप गई थी। उन्होंने भाषण के बीच में ही कहा कि इतने छात्र खड़े हैं, कोई है ऐसा भाई जो मुझे पुलिस की गिरफ्त से बचा सके? चारों ओर पिन-ड्रॉप सन्नाटा छा गया, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। कुछ देर के बाद इसी भीड़ में से कंधे पर लाल गमछे की पोटली लटकाए यदुनाथ सिंह सभी को धकेलते हुए तेजी से आगे बढ़े और मंच पर जाकर माइक को पकड़ लिया। सोचिए, हिम्मत की दाद देनी होगी, साहस को सलाम करना होगा। चारों तरफ से पुलिस का घेरा। कहा कि जो भी नजदीक आने का प्रयास करेगा वह मरेगा। माइक से उन्होंने घोषणा की, खासकर पुलिस वालों के लिए, कि जो भी नजदीक आने का प्रयास करेगा वह मरेगा। गमछे की पोटली की ओर जिसमें बेसन और गुड़ के लड्डू बंधे थे, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी ताजा ताजा बम बनाकर लाया हूं। ये बम बहुत ही शक्तिशाली हैं। हम तो मरेंगे ही, साथ में जो भी आसपास होगा वह मरेगा। यह सुनते ही पुलिस वालों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। धीरे धीरे सब पीछे खिसकने लगे, काफी पीछे चले गए। छात्र किधर भागे इसका तो पता ही नहीं चला। यदुनाथ सिंह ने उसी पोटली को ढाल बनाकर शांति त्रिपाठी को लंका बीएचयू गेट से वीमेंस हॉस्टल तक पहुंचाया और उधर से ही छित्तूपुर की ओर से गेट से निकल गए। घसरौड़ी जमालपुर ब्लॉक में, मिर्जापुर जनपद के जमालपुर ब्लॉक में घसरौड़ी गांव है। वहां के निवासी चुनार कोर्ट में वकालत करने वाले राजेश्वरी त्रिपाठी जी इस घटना के चश्मदीद हैं। अभी वो जिंदा है। श्री त्रिपाठी 8 संकाय में थे। यदुनाथ सिंह विज्ञान संकाय में थे, लेकिन दोनों में मित्रता बहुत अच्छी थी। राजेश्वरी जी ने बताया कि घटना के समय यदुनाथ सिंह उनके बगल में ही खड़े थे और कब मंच पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। रास्ते में उनकी पुटली के कुछ लड्डू खाए भी गए थे। उनकी मां ने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। लेकिन उसी को बम बता के
पुलिस वालों से शांति त्रिपाठी को सुरक्षित उनके चंगुल से, उनके घेरे से निकाला और खुद उधर से पीछे बीएचयू की तरफ से छित्तूपुर की तरफ एक गेट है, उधर से धीरे से निकल गए। मैं उनके एक पत्र का अंत में पढ़ना चाहूंगा। 24 सितंबर 1970 चौका घाट वाराणसी जेल से उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था। 24 सितंबर 1970, याद करिए। उस पत्र में ये लाइनें थी, पूज्य पिताजी, आप लोगों को मैं जनता की एक इकाई के रूप में ही समझता हूं। मतलब अपने घर को भी वो जनता ही समझते थे। पूज्य पिताजी, आप लोगों को भी मैं जनता की एक इकाई के रूप में ही समझता हूं। जनता के प्रत्येक इकाई की तरक्की उसी समय हो सकती है जब देश में 18 वर्ष तक के हर बच्चों की गारंटी ले ली जाए, कोई बेरोजगार न रहे, दाम की सीमा किसी को 500 से कम नहीं, 1500 से ज़्यादा नहीं, सबको मकान, सबके लिए गार्डन, सबको परिश्रम या श्रम करना मूलभूत आवश्यक हो और समान परिस्थिति में समान कार्य के लिए समान वेतन हो। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में आपको मैं सुनाऊंगा जो न कभी हुआ न कभी आगे होगा, इस तरह की घटना है। हाई कोर्ट की, न भूतो न भविष्यत, हाई कोर्ट की बेंच पर ही इन्होंने कब्जा कर लिया था। इन्होंने एक चुनाव याचिका दायर की थी, उसका फैसला आया तो इनको लगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। मौके पर ही उसका मजबूत प्रतिकार किया, दमदार प्रतिकार किया, हाई कोर्ट की बेंच पर कब्जा कर लिया। पूरी कहानी आप सुनिएगा, बने रहिए हमारे चैनल पर सच्ची बातें। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, सब खैर।